अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स का वार्म वेलकम करता हूँ 5 दिनों के ब्रेक के बाद। अब ब्रेक क्यों आया? मेरी आवाज़ आप सुन रहे हो, थोड़ी सी बैठी हुई है क्योंकि गले में इन्फेक्शन है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ ठीक से। आज तो बोल रहा हूँ, बीच में 2-3 दिन बिल्कुल बोल नहीं पा रहा था। अब थोड़ी थोड़ी आवाज़ वापस आ रही है तो मुझे लगा कि क्लासेस को शुरू कर देना चाहिए, है ना। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, 1-2 दिनों में मेरी पुरानी आवाज़ आ जाएगी, तब तक अब इसी आवाज़ से थोड़ा पढ़ाई वगैरह जो है एडजस्टमेंट के साथ में करते रहना। शुरू करेंगे आज के आर्टिकल को। यह आर्टिकल लिया द इकोनॉमिस्ट से, करेंसी ऑफ वॉर्स इसका टाइटल है। द इकोनॉमिस्ट आप जानते हो एक बहुत अच्छी मैगजीन है। इस आर्टिकल में आप समझोगे कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स के सामने एक नई समस्या आ गई है अपनी इकोनॉमी को मैनेज करने के साथ साथ। बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। आज का क्विज आपको दिखा रहा हूँ, 5 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। इस आर्टिकल में अगले आधे घंटे में जो भी आप सीखोगे, ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रीहेंशन, सबका सब इस क्विज पे अप्लाई होगा। क्लास के लास्ट में एक सोल्यूशन मैं आपको उसका करवा दूंगा, एक ट्राई आप इसको अभी भी दे सकते हो। अब शुरू करेंगे जल्दी से क्लासेस को, आइए कुछ नया सीखते हैं। करेंसी ऑफ वॉर्स, बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। वॉर्स का मतलब होता है जंग और करेंसी का मतलब होता है पैसा यानी कि मुद्रा। जैसे इंडियन करेंसी है रुपया, है ना, रुपया। यूएस की करेंसी है डॉलर्स। वैसे ही कह रहे हैं, एक वॉर्स की करेंसी भी दुनिया भर में ईजाद हो रही है क्योंकि वॉर के वक्त सारी करेंसीज फेल हो जाती हैं। सेंट्रल बैंक्स के सामने एक बड़ी मुसीबत आ गई है कि वॉर के वक्त कैसी करेंसी को यूज़ करें। अब देखो डिटेल में पता लगेगा क्या कहना चाह रहा है इसके टाइटल पैराग्राफ से। कह रहा है वाइल मैनेजिंग इकोनॉमीज सेंट्रल बैंक्स मस्ट ग्रैपल विथ जियोपॉलिटिक्स टू। कह रहे मैनेज करते हुए इकोनॉमीज़ को, अर्थव्यवस्था को मैनेज करना मतलब इंटरेस्ट रेट्स को, महंगाई को, इन्फ्लेशन को, सब चीज़ों को देखना। कह रहा है इस काम को करते हुए वाइल मैनेजिंग इकोनॉमीज, दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स है ना, जैसे इंडिया का आरबीआई है, अमेरिका में फेडरल रिजर्व है, कह रहे सारे सेंट्रल बैंक्स को ग्रैपल विद करना ही चाहिए, इनको निपटना ही चाहिए जियोपॉलिटिक्स के साथ भी। अब देखो जियोपॉलिटिक्स क्या होती है? ऐसी पॉलिटिक्स, ऐसी सियासत जो पूरी अर्थ के ऊपर हो। अभी इंडिया की पॉलिटिक्स में बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, लेकिन जब आप जियो पॉलिटिक्स की बात करते हो तब आप इंडिया की बात नहीं करोगे। आप देखोगे श्रीलंका में, अफ्रीका में, पाकिस्तान में, म्यांमार में और चाइना में क्या हो रहा है। तो सेंट्रल बैंक्स को अपने देश की इकॉनमी चलाने के साथ साथ अपने आसपास की हालातों को भी ध्यान में रखना चाहिए। आ गई बात समझ में? सब्जेक्ट है आपका सेंट्रल बैंक्स, वर्ब आपकी मस्ट ग्रैपल विद। मैनेजिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है। जब ये अपनी इकोनॉमीज़ को मैनेज करते हैं तब उनको ऐसा भी करना चाहिए। जब भी दो काम एक साथ हो रहे हो, पहले काम को मेन वर्ब बना दो, दूसरे काम को वर्ब की आईएनजी फॉर्म से लिख दो। चलो, अब ये ग्रैपल विद नाम का वर्ड शायद आपके लिए नया हो। देखो ग्रैपल विद का मतलब होता है किसी चीज़ का से सामना करना, है ना, किसी चीज़ से निपटना। अब सामना करने और निपटने के लिए हमारे पास और भी वर्ड्स हैं। जैसे एक वर्ड है डील विद, कोप विद, कंटेंट विद, पुट अप विद, ग्रैपल विद ऑलरेडी हो गया, और टैकल। याद रखना इनको, सारे वर्ड्स को, सब एक दूसरे के सिनोनिम है। और याद रखने वाली चीज़ क्या है? टैकल के साथ में एक तो विद नहीं लगाना, टैकल के साथ में एक तो विद नहीं लगाना, ठीक है। टैकल के बाद विद आता ही नहीं, इनके बाद तो आता है लेकिन टैकल के बाद भी नहीं आता है। और दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है कि कोप, इसके साथ में अप मत लगाना, ठीक है। कोप अप विद जहाँ भी लिखा हुआ मिले समझ लेना एरर है, आपका एग्जामिनर आपके मज़े ले रहा है। कोप अप विद जैसा कोई भी फ्रेजल वर्ब इंग्लिश में नहीं है, ये होती है कॉप विद। चलो आज के क्विज में क्वेश्चंस बनेंगे इस पर, आ जाओ आगे। एक काम करते हैं, आर्टिकल की सारी वोकैबुलरी पर नज़र डाल लेते हैं ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ते जाएं। उसी के साथ में किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं मेरी गाइडेंस में, तो ज़रूर से डाउनलोड करें आपकी अपनी एप्लीकेशन को, YD योर इंग्लिश ट्यूटर। फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक डाल रहा हूँ। बैंकिंग का कोर्स भी अवेलेबल है इस पर, SSC का कोर्स भी अवेलेबल है और राइटिंग का कोर्स भी अवेलेबल है। बैंकिंग कोर्स में आपका इंग्लिश का पूरा सेक्शन सारे बैंकिंग एग्जाम्स का कवर करते हैं, क्लैरिकल हो चाहे PO हो, प्रीलिम्स हो या मेंस हो। उसी तरीके से SSC का आपको प्रीलिम्स से लेकर के मेंस तक का सारा कंटेंट इस कोर्स में मिल जाएगा। राइटिंग कोर्स में आपको लिखना सिखाते हैं बिल्कुल बेसिक से, हज़ारों लोग सीख चुके हैं, आप भी फ़ायदा लें। किसी भी एग्ज़ाम के किसी भी टॉपिक के लिए कैसे इंग्लिश में लिखना है बेसिक से इस कोर्स में आप मेरे साथ सीख सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो ऐप से रिलेटेड डाउनलोड कर लो आज ही, और ये नंबर है इस पर व्हाट्सअप करना, आपको क्वेरी से रिलेटेड रिप्लाइज मिल जाएंगे। चलो आ जाओ वोकैबुलरी शीट पे, सारे वर्ड्स पे नज़र डालते हैं वोकैब के। आज वर्ड्स है हमारे पास ल्यूडिक्रस, आर्सेनल, एम्बिट, कंटेंट विद, एक फ्रेज है स्टैंड टू डू समथिंग, और लास्ट में वर्ड है ऑर्केस्ट्रेट। कुछ एक नए हैं, कुछ एक पुराने हैं, सबको डिटेल में देखेंगे। ये वोकैब शीट आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम ग्रुप को जाओ, सर्च करो
रोज़ ये अपडेट होती है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लिया करो। ल्यूडिक्रस का मतलब होता है बेवकूफ़ी भरा, रिडिकुलस, फूलिश, सिली, है ना, एब्सर्ड। इसका एक सिनोनिम है वैकी। आज एक नया वर्ड है वैकी, ल्यूडिक्रस का सिनोनिम। जैसे इन अ ल्यूडिक्रस मूव सम एट रिस्क एडल्ट्स हैव रिफ्यूज टू गेट वैक्सीनेटेड अगेंस्ट कोविड-19। कह रहे एक बेवकूफ़ी भरी हरकत में, ल्यूडिक्रस मूव में, ल्यूडिक्रस मतलब बेवकूफ़ी भरा, तो एक बेवकूफ़ी भरे मूव में, हरकत में कुछ ऐसे एडल्ट्स ने जो एट रिस्क हैं, जिनके ऊपर बड़ा जोखिम है, उन्होंने मना कर दिया है वैक्सीन लगवाने से, गेट वैक्सीनेटेड होने से कोविड-19 के अगेंस्ट। तो एट रिस्क इंडिविजुअल्स वो होते हैं जिनको कोई बीमारी होती है, जो बूढ़े होते हैं, है ना, तो ऐसे लोगों ने मना कर दिया हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। ल्यूडिक्रस मूव है, एब्सर्ड है, रिडिकुलस है, बेवकूफ़ी से भरा हुआ है। तो आज वैकी नाम का, बेवकूफ़ी भरा नाम का वर्ड आज आप आर्टिकल में देखेंगे। फिर एक वर्ड है आर्सेनल। इसको हिंदी में बोलते हैं तरकश। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, तरकश। जो लोग हिंदी नहीं समझते उनको समझा दें। आर्सेनल का मतलब होता है आपके हथियारों का, वेपनरी का, सारे वेपन्स का स्टोरेज। मान लो आपके पास 4 बंदूकें हैं, एक बड़ा सा एक बेसबॉल बैट है आपके पास, है ना, 10-12 हथियार हैं आपके पास, पिस्टल्स हैं, गन्स हैं। तो आप सारी पिस्टल्स, गन्स, बैट्स, सब चीज़ों को जहाँ पर रखोगे उस स्टोरेज को बोलेंगे आर्सेनल। ये एक बैग भी हो सकता है, एक रूम भी हो सकता है, एक छोटा सा बॉक्स भी हो सकता है। ऑपोजिशन हैड अ फुल आर्सेनल ऑफ आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द इनएफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट्स वेलफेयर प्रोग्राम्स। ऑपोजिशन के पास में, विपक्ष के पास में एक पूरा स्टोरेज था, पूरा आर्सेनल था आर्ग्यूमेंट्स का, दलीलों का, प्रूव करने के लिए, साबित करने के लिए इन एफिशिएंसी को सरकार की वेलफेयर प्रोग्राम्स के। तो सरकार ने जो भी अच्छे वेलफेयर का मतलब होता है लोगों की भलाई के लिए जो भी प्रोग्राम चलाए हैं, ऑपोजिशन के पास में, विपक्ष के पास में एक पूरा स्टोरेज था आर्गुमेंट्स का। समझ गए ना। तो वो आर्गुमेंट्स के जो हथियार हैं जो उसने जहाँ रखे हैं उसको बोलेंगे आर्सेनल। तो ये वर्ड आज आप आर्टिकल में देखने वाले हैं। फिर एक वर्ड है एम्बिट। एम्बिट का मतलब होता है दायरा, डोमेन, स्कोप, जुरिस्डिक्शन, परव्यू, सब इसके सिनोनिम है। आज इसका एक सिनोनिम आप देखने वाले हैं, रियान। कहाँ गया, ठीक है, दायरा। लॉ मेकिंग पावर्स ऑन पुलिस एंड एग्रीकल्चर फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया। कानून बनाने की ताकतें जो हैं पुलिस पे और कृषि पे, वो दायरे में फॉल होती हैं, गिरती हैं भारत के राज्यों के। फॉल अंडर द एम्बिट, किसी के दायरे में आना, ठीक है। दायरा, एम्बिट नाम का मतलब इसका वर्ड का मतलब है दायरा। फिर कंटेंट विद मैं आपको करवा चुका हूँ ऑलरेडी, किसी से निपटने को बोलते हैं। कोप विद, ग्रैपल विद, टैकल, है ना, पुट अप विद, डील विद, सब इसके सिनोनिम्स हैं। याद रखना 2 चीज़ें जो बताई थी आपको, अगेन बता रहा हूँ। टैकल के बाद में विद नहीं आएगा और कोप के बाद में अप नहीं आएगा, ठीक है ना। 2 चीज़ें इसमें याद रखने वाली है। फिर एक फ्रेज है स्टैंड टू डू समथिंग। इसका मतलब होता है टू बी एलिजिबल टू डू समथिंग, किसी काम को करने का हकदार होना। जब आप किसी चीज़ को पाने के, खोने के या किसी भी काम को करने के हकदार होते हैं, व्हेन यू स्टैंड टू डू दैट जो है टास्क। मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। ऑल टिकट बायर्स स्टैंड टू विन अ कार इन द लॉटरी। सभी टिकट बायर्स जो हैं वो एलिजिबल हैं, वो हकदार हैं एक कार को जीतने के इस लॉटरी के अंदर। तो जिन्होंने भी टिकट बाय की है इस लॉटरी की, सभी के पास बराबरी का हक है। तो स्टैंड टू विन अ कार, हक है कार को जीतने का। आगे बात समझ में। एक और सेंटेंस बना देता हूँ मैं। मान लीजिए ऐसा बोले अपने, नोबडी स्टैंड्स टू गेन एनीथिंग इन दिस वॉर। कोई भी हकदार नहीं है गेन करने का, पाने का कुछ भी चीज़ को, एनीथिंग को इस वॉर के अंदर। हर आदमी, हर पार्टी इस वॉर में कुछ ना कुछ खोने ही वाली है। नोबडी स्टैंड्स टू गेन एनीथिंग इन दिस वॉर, ठीक है ना। दिमाग में बैठ गया ना फ्रेज। ये फ्रेज आज आप आर्टिकल में देखने वाले हैं। लास्ट वर्ड है ऑर्केस्ट्रेट। अगर आप किसी छोटे शहर में आते हो तो आप इस वर्ड को जानते होगे, ऑर्केस्ट्रा, ठीक है। ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा क्या होता है? नाचने गाने वालों का एक ग्रुप होता है। अक्सर शादियों में, पार्टियों में इनको बुलाया जाता है, जहाँ पे नाच करके जो आपको दिखाते हैं, ठीक है। ऑर्केस्ट्रा वर्ड जो है ना, नाउन, ये बना है ऑर्केस्ट्रेट नाम की वर्ब से। ऑर्केस्ट्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना, किसी चीज़ को मैनेज करना, सेटअप करना। जब ये ऑर्केस्ट्रा आती है तो बड़े अच्छे से मैनेज होती है, वेल सेटअप होती है, ऑर्गेनाइज होती है। इनको पता होता है कब कौन सा गाना आएगा, कैसे नाचना है, समझ गए ना। तो ये ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रेट वर्ड दोनों आपस में कनेक्ट आप कर सकते हो। अगर आपने ऑर्केस्ट्रा नहीं देखी है तो फिर भूल जाओ, कोई बात नहीं, इस पर ज़्यादा जो है आपको माइंड नहीं करना है। ऑर्केस्ट्रा को बैंड भी बोलते हैं, ठीक है। आपने म्यूज़िक बैंड्स तो देखे होंगे ना, कोई बजा रहा है, कोई गा रहा है, तो म्यूज़िक बैंड या ऑर्केस्ट्रा एक ही बात है। अब मैं इस वर्ड को, ऑर्केस्ट्रेट नाम की वर्ब को यूज़ करके दिखाता हूँ। द राइट्स वर ऑर्केस्ट्रेटेड बाय द ऑपोजिशन। जो राइट्स थे, जो दंगे थे, उनको मैनेज किया गया था, सेटअप किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था
विपक्ष के द्वारा, ऑपोजिशन के द्वारा। चलिए 5-6 वर्ड्स है, डिटेल में कर लिए। आ जाओ आर्टिकल पे। एक समरी आपको दे दें किस बारे में लिखा हुआ है। समरी सीधी सी है, देखो सेंट्रल बैंक्स के काम होते हैं महंगाई को मैनेज करना, इंटरेस्ट रेट्स को देखना, लेकिन आजकल सेंट्रल बैंक्स का एक नया काम आ चुका है कि आसपास की कंट्रीज़ में अगर इंस्टेबिलिटी आ जाए तो उस मामले में देश को कैसे संभालना है, अर्थव्यवस्था को कैसे संभालना है। अब ये सबसे पहले देखा टर्की ने, फिर ऐसा ही कुछ हुआ लेबनान में, फिर ऐसा ही कुछ हो रहा है रशिया में। और इस पूरे मामले का रीज़न का, पूरी मामले की जो जड़ है, रीज़न है, वो ये है सेंट्रल बैंक्स अपने पास में कुछ रिजर्व करेंसी रखते हैं जो वॉर टाइम में हो सकता है काम ना आए। रशिया ने अपने पास में बहुत सारे डॉलर्स रखे हुए हैं, लेकिन यूक्रेन में वॉर के बाद में रशिया के सारे डॉलर्स जो हैं ख़राब हो गए हैं। इसी तरीके से इंडिया चाइना भी बहुत सारा पैसा रख के बैठे हैं। हमारा आर्टिकल यही कह रहा है कि इनको अब नई जंग झेलनी होगी। आने वाले टाइम में सेंट्रल बैंक्स का एक बहुत बड़ा रोल होगा वॉर टाइम में इकॉनमीज़ को मैनेज करने में। ठीक है, अब ये डिटेल में आप देखोगे कैसे कैसे बता रहा है। आज की टोन है एनालिटिकल, एनालाइज करके बता रहा है सेंट्रल बैंक से क्या क्या काम है। चलिए शुरू कर लें। कह रहे थिंक ऑफ अ सेंट्रल बैंक इन डायर स्ट्रेट्स एंड टर्कीज माइट कम टू माइट। कह रहा है अगर आप सोचो, थिंक करो एक सेंट्रल बैंक के बारे में, और कौन सा सेंट्रल बैंक जो है डायर स्ट्रेट्स के अंदर। डायर स्ट्रेट्स का मतलब होता है मुश्किल हालात। कह रहा है किसी सेंट्रल बैंक के बारे में सोचो जो बड़ी मुश्किलों से गुजर रहा हो। और होगा क्या, जैसे ही आप सोचोगे टर्की का जो है ना सेंट्रल बैंक, टर्कीज, कह रहे टर्की का सेंट्रल बैंक हो सकता है आपके दिमाग में आ जाए। माइट कम टू माइट। बात आ गई समझ में। सेंटेंस की स्ट्रक्चर कैसी है, सब्जेक्ट है आपके यहाँ पे यू, वर्ब है यहाँ पे थिंक। जब भी वर्ब की बेस फॉर्म से सेंटेंस शुरू हो जाए, सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है यू। जैसे मैं आपको बोलूँ टर्न ऑफ द लाइट्स, लाइट्स को बंद कर दो। ब्रिंग सम वाटर, थोड़ा सा पानी लेके आओ। स्टडी हार्ड, खूब सारी मेहनत करो। तो टर्न ऑफ, ब्रिंग, स्टडी, हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म से सेंटेंस शुरू होगा, और हमेशा यू यानी कि आप जो हैं सेंटेंस के सब्जेक्ट होंगे। ठीक है ना। तो ये वर्ब की बेस फॉर्म से शुरू होने वाला इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसका सब्जेक्ट है यू। ये बताना जरूरी है आपको, क्योंकि तो आपके दिमाग में आएगा सर वर्ब तो दिख रही है, सब्जेक्ट नहीं दिख रहा। ठीक है, तो पहला सब्जेक्ट है यू, वर्ब है थिंक। दूसरा सब्जेक्ट है टर्कीज, एक्चुअल में एक एडजेक्टिव है, इसके बाद में आना चाहिए सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक को दूसरी बार नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो दूसरा सब्जेक्ट है टर्कीज, उसकी वर्ब है माइट कम। डायर स्टेट्स का मतलब होता है बहुत ही मुश्किल हालात, अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। अब डायर स्टेट को कैसे याद रखें, एक पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ, ज़िंदगी भर याद रहेगा। पहले देख लो स्ट्रेट क्या होती है। देखो स्ट्रेट होता है ये वाला एरिया, दो बड़े ऐसे लैंड पोर्शंस हैं, बीच में एक नैरो पैसेज है वाटर का, है ना। इस नैरो पैसेज को बोलते हैं इंग्लिश में स्ट्रेट। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो मेरी तरह, तो आप इसको हिंदी में बोलते हैं जल डमरू मध्य। ठीक है, जल डमरू मध्य। अब ये जल डमरू मध्य या स्ट्रेट जो है बड़ा ही रिस्की सा एरिया होता है, क्योंकि दुनिया में जितनी भी आप स्ट्रेट्स देखोगे ना, वो सारी स्ट्रेट्स जो हैं किसी ना किसी कंट्री का उनको कंट्रोल करने की कोशिश होती है। उन स्ट्रेट से बहुत सारा व्यापार होता है, लेकिन हमेशा रिस्क के बीच में। जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, पाक स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है। हर स्ट्रेट में कोई ना कोई कंट्रोवर्सी है, और वहाँ से व्यापार करने वाले जो शिप होते हैं उनके लिए निकलना बहुत मुश्किल रहता है। तो ऐसी चीज़ कहलाएगी डायर स्ट्रेट, जो ऐसा जल डमरू मध्य हो जो बहुत ही डायर हो। डायर वर्ड का मतलब ही रिस्की है। ठीक है, स्ट्रेट तो वैसे ही रिस्की होती है, अब ये रिस्की में भी रिस्की स्ट्रेट हो गई। आई बात समझ में। तो किसी रिस्की स्ट्रेट में गुजरता हुआ जहाज़ बड़ी ही डिफ़िकल्ट पोजीशन में रहता है, इसीलिए डायर स्ट्रेट को बोलते हैं अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। अब आपको मैंने ओरिजिन बता दिया है इस फ्रेज़ का, कहाँ से फ्रेज़ शुरू हुआ था, डायर स्ट्रेट्स। आगे बढ़ें, चलो। कह रहे रशियास, ये टर्कीज़ के बाद में सेंट्रल बैंक अंडरस्टूड है, दूसरी बार इसको हमने लिखा नहीं है। सब्जेक्ट यहाँ पे होगा टर्कीज़ सेंट्रल बैंक। कह रहा रेसेप तैयब अर्दोगन द प्रेसिडेंट हैज़ सैक्ड 3 of its bosses in 3 years in pursuit of his wacky economic ideas, one result of which is inflation of 60%। कह रहे जो अर्दोगान है, जो प्रेसिडेंट है किसके, टर्की के। द प्रेसिडेंट लिखा है ना, तो टर्की के प्रेसिडेंट की बात हो रही है। कह रहे जो अर्दोगान साहब हैं, टर्की के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने कर दिया है सैक। सैक करने का मतलब होता है नौकरी से निकालना। और किसको, 3 बॉसेस को, 3 गवर्नर्स को, इसके सेंट्रल बैंक के पिछले 3 सालों में, इन 3 years। और क्यों निकाला, इस कोशिश में, इस चाह में, इस परस्यूट में, इस क्वेस्ट में जो है उसके वैकी इकोनॉमिक आइडियाज़ की, ऐसे आर्थिक विचारों की जो बड़े वैकी हैं, बड़े लुडिक्रस हैं, बेवकूफ़ाने हैं। कह रहे जिनका एक नतीजा रहा है, वन रिजल्ट ऑफ विच इज़, वहाँ पे जो इन्फ्लेशन है टर्की में 60% से ज़्यादा का, समझ गए ना, इतना ज़्यादा वहाँ पे महंगाई चल रही है। तो ये है टर्की की कहानी।
अर्दोगान चाहता है कि मैं अपने हिसाब से अपनी कंट्री का सेंट्रल बैंक चलाऊं, इसलिए 3 सालों में 3 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स को सैक कर दिया है, नौकरी से निकाल दिया है। और आज की डेट में अर्दोगान की वजह से टर्की में 60% का इन्फ्लेशन चल रहा है। अर्दोगान की वर्ब है सैक। सैक का मतलब है टर्मिनेट करना, एक्सपेल करना, फायर करना, नौकरी से निकालना। सैक करने के लिए एक इंग्लिश में इडियम भी होती है, टू गिव अ पिंक स्लिप टू समबडी। ठीक है, याद रह जाएगा। गुलाबी चिट्ठी देना या किसी को नौकरी से निकालना एक ही बात है। तो पिंक स्लिप इंडिया में तो नहीं मिलती है, बाहर की कंट्रीज में मिलती है। तो पिंक स्लिप का मतलब ही होता है आप कल से काम पे मत आना। रिजल्ट की वर्ब है इच। और यहाँ पे ऑफ विच क्या है, कंजंक्शन है। वैकी मतलब बेवकूफ़ी भरा, एब्सर्ड, लुडिक्रस, फुलिश। इन परस्यूट ऑफ या इन द क्वेस्ट फॉर, दोनों का मतलब एक ही है, किसी चीज़ की चाह में। ठीक है, इन परस्यूट ऑफ, इन द क्वेस्ट फॉर, एक ही बात है। चलो आगे बढ़ें। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ, हर चीज़ आप याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन क्लासेस में अगर रेगुलर हैं तो सुनते सुनते ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें फिट हो जाएंगी। एक बार नोट्स बना लो, बाकी आप जो धीरे धीरे सुन के दिमाग में फिट कर लोगे। कह रहा है और लेबनान वेयर द सेंट्रल बैंक ऑर्केस्ट्रेटेड अ स्कीम टू फनल बैंक डिपॉजिट्स टू द गवर्नमेंट। कह रहे अगर टर्की दिमाग में ना है ना, मान लो आप ज़्यादा जो है नहीं पढ़ते हो न्यूज़पेपर वगैरह, तो या फिर आपके दिमाग में आएगा लेबनान, जहाँ का जो सेंट्रल बैंक है, जिसने ऑर्केस्ट्रेट किया था, डायरेक्ट किया था, इंजीनियर किया था, मास्टरमाइंड किया था एक स्कीम को। और स्कीम काहे की है, फनल करने की, डायरेक्ट करने की, पुश करने की सारे बैंक्स के डिपॉजिट को सरकार के पास। तो ये हो रहा है लेबनान में। लेबनान की जनता एफडी करवाती है और एफडी का पैसा वहाँ के बैंक जो है सरकार को दे देते हैं। ऐसी एक स्कीम को उन्होंने ऑर्केस्ट्रेट किया था। सेंट्रल बैंक की वो है ऑर्केस्ट्रेट। ऑर्केस्ट्रेट आप जानते हैं मास्टरमाइंड करना, किसी चीज़ को सेटअप या ऑर्गेनाइज करना। फनल का मतलब होता है डायरेक्ट करना। अब देखो फनल वर्ड कैसे बना है, पिक्चर दिखाऊंगा, ज़िंदगी भर याद रहेगा। पिक्चर से कनेक्ट किया करो चीज़ों को। ये कीप आपने देखी होगी, आपके घर में मिल जाएगी आपको कहीं ना कहीं। इसका काम क्या होता है, आप इसमें कुछ भी डाल दो, ये डायरेक्ट कर देगी किसी जगह पे उस सारे लिक्विड को या सारे सॉलिड को। आप यहाँ पे तेल डाल दो, पानी डाल दो, घी डाल दो, जिस भी कैनिस्ट्री में, कैन में आप डालोगे, सारा का सारा बड़े प्यार से चला जाएगा। इस फनल को, इस कीपी को बोलते हैं फनल। ठीक है, और यही वहाँ का सेंट्रल बैंक कर रहा था। सबसे पैसा इकट्ठा करवाता, सबकी एफडी को फनल करके सरकारी खजाने में डाल देता, जो कि गलत बात है, नहीं होना चाहिए। ठीक है, फनल यहाँ पे एक वर्ब है इन्फिनिटिव फॉर्म में। चलो आगे बढ़ते हैं। करेट्स गवर्नर फेसेस चार्जेस ऑफ करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग एंड इज रिपोर्टेडली इन हाइडिंग। कह रहे टर्की का जो गवर्नर है, टर्की के सेंट्रल, लेबनान के सेंट्रल बैंक का, ये फेस करता है आज की डेट में करप्शन के चार्जेस को और मनी लॉन्ड्रिंग के। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है हवाला, ब्लैक मनी को वाइट मनी करना। कह रहे एक तो ये फेस करता है इसको, और दूसरा कथित तौर पे हाइडिंग में है, कहीं पे जा छुपा हुआ है। आगे बात समझ में। गवर्नर साहब की दो वर्ब्स हैं, फेसिस और इस। आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। अब देखो फर्स्ट पैराग्राफ में इसने भूमिका को बांधा और बताया कि टर्की में और लेबनान में क्या हो रहा है। अब बात करेगा इनसे भी बड़े क्राइसिस की। कह रहा है द लेटेस्ट टू हिट ट्रबल इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया या CBR। कह रहे इस पूरी कहानी में जो सबसे आखिरी है ट्रबल को हिट करने वाला, वो है रशिया का सेंट्रल बैंक, जिसको CBR भी बोलते हैं। लेटेस्ट की वर्ब है इस। चलो और कुछ देखने वाला है नहीं। अब कैसे है भाई रशिया का। कह रहा व्हेन रशिया फेस्ड इकोनॉमिक सैंक्शंस फ्रॉम द वेस्ट फॉर इन्वेडिंग क्राइमिया इन 2014, एलिविरा नेबुलिना इट्स गवर्नर लेट द रूबल फ्लोट एंड इंट्रोड्यूस इन्फ्लेशन टारगेट। कह रहे जब रशिया ने फेस किया था इकोनॉमिक सैंक्शंस को, आर्थिक प्रतिबंधों को, और किससे, पश्चिमी देशों से, द वेस्ट से। और किस लिए, हमला बोलने के लिए, इन्वेड करने के लिए क्राइमिया नाम के रीजन को यूक्रेन के 2014 के अंदर। कह रहे जब 2014 में रशिया पे सैंक्शन लगे थे तो इसका जो गवर्नर है, जिसका ये अजीब सा नाम है, कह रहे गवर्नर साहब ने लेट किया था, अलाउ किया था कि रशिया की जो करेंसी है रूबल, वो फ्लोट करे, वो तैरती रहे। फ्लोट करने का मतलब है किसी चीज़ का तैरते रहना, डूबने से बच जाना। तो रशिया के जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर साहब हैं, इन्होंने रशियन करेंसी को डूबने से बचाया, लेट द करेंसी फ्लोट। और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एक इन्फ्लेशन के टारगेट को, महंगाई के एक टारगेट को। आगे बात समझ में। चलो अच्छा रशिया की वर्ब है फेस्ड, गवर्नर की वर्ब है लेट, और गवर्नर की दूसरी वर्ब है इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, रशिया ने जब इसको फेस किया था तो गवर्नर ने ऐसा किया था और गवर्नर ने ऐसा किया था। फ्लोट का मतलब होता है किसी चीज़ का तैरते रहना, बल्कि किसी चीज़ का डूबना नहीं। अगर कोई चीज़ डूब जाएगी ना तो वो फ्लोट नहीं करेगी। तो गवर्नर ने क्या सोचा, रूबल को डूबने नहीं देंगे। रूबल रशियन करेंसी है। दुनिया में कोई भी करेंसी आपको मिले उसके आगे आप द लगाएंगे, द रूबल, द डॉलर, द रुपया, द पाउंड, समझ गए, द येन। चलो
इस गवर्नर की दो दो वर्ब्स आई हैं, पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है पास्ट में। रशिया की वर्ब है पास्ट में, गवर्नर की वर्ब्स है पास्ट में, इंट्रोड्यूस्ड पास्ट में, लेकिन लेट को फिर भी प्रेजेंट में क्यों लिखा गया है? चलो बड़ा सिंपल सा आंसर है सर, ये भी पास्ट में ही है, लेकिन लेट वर्ब जो है हमें धोखा देती है। इंग्लिश में कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनकी V1 V2 और V3 सेम होती है, देखने में हमें पता नहीं लगेगा, लेकिन उनकी V1 V2 V3 प्रेजेंट पास्ट और परफेक्ट तीनों का काम कर देती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सारी वर्ब्स के। ये लेट, पुट, कट, रीड, स्प्रेड, हर्ट, हिट, स्प्लिट, बिड, कास्ट, फोरकास्ट, ब्रॉडकास्ट, क्विट और शट। अब आपके दिमाग में सवाल ये आएगा सर क्या इतनी ही है क्या? देखो ऐसी वर्ब्स होंगी इंग्लिश में कम से कम 20,000, ठीक है 20,000। ना मेरे को पता है ना आपको पता है, ना मेरे काम आएंगी ना आपके काम आएंगी। काम पता है क्या आएगा? इन 20,000 में से वो 20 याद कर लो जो एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन बनाती हैं और जो बहुत जो है कॉमनली यूज़ होती हैं। तो ये 15-20 मैंने आपके सामने लिख दी हैं, आपको इनको याद करना है। बार बार देखो, बोलो, क्वेश्चंस को सॉल्व करो, अपने आप दिमाग में बैठ जाएंगी। कभी भी हर्टेड ऐसा मत लिख के आना, कभी भी हिटेड ऐसा मत लिख के आना, ये सारे वर्ड्स इंग्लिश में बेकार है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। द मैसेज वॉज ब्रॉडकास्टेड ऑन द नेशनल टेलीविज़न। मैसेज को ब्रॉडकास्ट किया गया था नेशनल टेलीविज़न के ऊपर। पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, वॉज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आपका मन करेगा मैं ब्रॉडकास्टेड लिखाता हूँ, लेकिन ब्रॉडकास्ट 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 ये वर्ब ऐसे ही चलेगी, V1 V2 V3 सेम होती है, ठीक है ना। तो ब्रॉडकास्टेड गलत है, आपको यहाँ से इसको ब्रॉडकास्ट ही बनाना है। वैसे ही द न्यूज़ स्प्रेडेड लाइक वाइड फायर। न्यूज़ जो है फैल गई जंगल में आग की तरह। स्प्रेडेड वर्ब की सेकंड फॉर्म गलत लगा रहे हो, स्प्रेड ही होगा। स्प्रेड वर्ब अपनी वर्ब जो है चेंज को, वर्ब को जो है फॉर्म को चेंज नहीं करती है। वैसे ही द न्यूज़ ऑफ अनदर फेलियर हर्टेड हर बैडली। जो न्यूज़ थी एक और फेलियर की, उसने उसको हर्ट किया बहुत बुरे से। अब हर्ट किया होगा, लेकिन हर्टेड नाम का वर्ड इंग्लिश में नहीं होता, समझ गए ना। तो V1 V2 V3 में इन वर्ब्स को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। ब्रॉडकास्टेड, फोरकास्टेड कुछ आपको मिलेगा डिक्शनरीज के अंदर, लेकिन ये बोलने में आता है, लिखने में नहीं आता। ब्रॉडकास्टेड, फोरकास्टेड अगेन बोल रहा हूँ, कुछ डिक्शनरीज में आपको लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन ये बोलने में आता है, लिखने में इंग्लिश में, एग्ज़ाम की इंग्लिश में बिल्कुल भी नहीं आता, ठीक है। तो याद रखना है इस छोटी सी एक्सेप्शन को। अब एक एक्सेप्शन और है, शी वॉज अक्यूज ऑफ हिटिंग हर हस्बैंड। वो अक्यूज थी, उस पर आरोप था अपने हस्बैंड की पिटाई करने का। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे हिट नाम की वर्ब है, इसकी V1 V3 V2 तो चेंज नहीं होती, फिर आपने हिटिंग क्यों लिख दिया? इसको भी हिट लिख के आओ। ध्यान देना, ये वर्ब की ING फॉर्म है। V1 V2 V3 से वर्ब की ING फॉर्म का कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो हिटिंग यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, इससे पंगे नहीं लेने। समझ में आ गया? V1 V2 V3 है ना, तो ठीक है, हिटिंग से कोई कनेक्शन नहीं है इसका, ये वर्ब की ING फॉर्म है। इन वर्ब्स की वर्ब की ING फॉर्म बिंदास आप बना करके आ सकते हो। चलो आगे बढ़े। लेट अपने बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म लेगी। लेट रशिया फ्लोट, लेट लूबल फ्लोट है ना, वर्ब का बेस फॉर्म लेट के बाद में यूज़ किया जाता है। कह रहा बट नाउ रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन हैज़ लेड टू सैंक्शंस एम डायरेक्टली एट द सेंट्रल बैंक, ब्लॉकिंग एक्सेस टू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। कह रहे पिछली बार तो गवर्नर ने बचा लिया था, लेकिन इस बार रशिया का इन्वेजन है यूक्रेन का, ये लीड टू कर गया है ऐसे सैंक्शंस की तरफ, प्रतिबंधों की तरफ, जो सीधे सीधे एम्ड एट है सेंट्रल बैंक की तरफ। इस बार रशिया पे जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो रशिया के सेंट्रल बैंक के ऊपर ही लगा दिए गए हैं। अब देखो कैसे लगाए गए हैं, ब्लॉक करते हुए एक्सेस को जो है वहाँ के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का, विदेशी मुद्रा के भंडार का। आगे बात समझ में। रशियन इन्वेजन की वर्ब है हैज़ लेड टू ब्लॉकिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। जब ये लीड टू कर गए थे यहाँ पे, तब ये ब्लॉक कर रहे थे एक्सेस को, पहुँच को विदेशी मुद्रा भंडार की तरफ। चलो कह रहे द सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया CBR इज अनेबल टू यूज अबाउट हाफ ऑफ द 6630 बिलियन डॉलर्स इन इट्स वॉर चेस्ट। कह रहे जो रशिया का सेंट्रल बैंक है, जो रशिया का RBI है, ये अनेबल है आज की डेट में, इसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं है कि ये यूज़ कर पाए लगभग आधे इसके विदेशी मुद्रा के भंडार को, वॉर चेस्ट को, जो है 630 बिलियन डॉलर्स का। तो रशिया ने इतना पैसा अपने वॉर चेस्ट में रखा हुआ है। वॉर चेस्ट क्या होती है? वॉर के वक्त का इनका जो खजाना है, चेस्ट मतलब खजाना, वॉर मतलब जंग। तो जंग से पहले इसने खजाना इकट्ठा किया था 630 बिलियन डॉलर्स का। इसका आधा वहाँ का सेंट्रल बैंक प्रतिबंधों की वजह से यूज़ नहीं कर पा रहा, ख़राब होकर के साइड में पड़ा है। CBR की वर्ब है इस, वॉर चेस्ट आपको पता लग गया। चलो आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। अब यहाँ आपको बताएगा कि ऐसा रशिया के साथ क्यों हो रहा है।
कह रहे स्पेक्यूलेटिव अटैक्स अगेंस्ट अदर करेंसीज have long been part of the arsenal of economic statecraft in the belief that a financial crisis would force the enemy to spend less on its army. कह रहे ऐसे जो स्पेकुलेटिव अटैक्स हैं, स्पेकुलेटिव मतलब एकदम अंदाजे से लगाए हुए अटैक्स, स्पेकुलेशन के साथ में कोई इनके ऊपर कोई भी प्लानिंग नहीं होती, बस एकदम अंदाज़ा लगा के अटैक लगाया जाता है। कह रहे ऐसे अंदाजन जो अटैक्स हैं और किसके खिलाफ, दूसरी करेंसी से खिलाफ, कह रहे वो लंबे वक्त से रहे हैं, हैव लॉन्ग बिन, और क्या रहे हैं, एक हिस्सा रहे हैं तर्कश का, आर्सनल का, वेपन की स्टोरेज का, जो है इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट का। देखिए स्टेट का मतलब है राज्य यानी कि कोई देश, क्राफ्ट है मतलब उसकी कला, और इकोनॉमिक मतलब आर्थिक। तो किसी भी देश की आर्थिक मैनेजमेंट की जो कला है उसके आर्सनल का एक हिस्सा रहे हैं ऐसे स्पेकुलेटिव अटैक्स अगेंस्ट करेंसी के खिलाफ, दूसरी करेंसी के खिलाफ। अब क्यों रहे हैं भाई, हर स्टेट क्यों हमला करती है दूसरी करेंसी पे, कह रहा इन द बिलीफ, इस बिलीफ में, इस विश्वास में, भरोसे में, दैट वो ये कि एक फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा तो वो फोर्स कर देगा, मजबूर कर देगा एनिमी को कि वो स्पेंड करे कम अपनी आर्मी के ऊपर। तो जैसे ही आपके दुश्मन से आपकी लड़ाई होती है ना, तो दुश्मन की करेंसी पे आप स्पेकुलेटिव अटैक्स करते हो, करेंसी गिर जाती है, और करेंसी गिरने से दुश्मन के पैसे कम हो जाएंगे, दुश्मन कम हथियार खरीदेगा और आप लड़ाई में जीत जाओगे। तो इस सेंटेंस का मतलब है ये। अटैक्स का मतलब है, अटैक्स की वर्ब है हैव लॉन्ग बिन, क्राइसिस की वर्ब है वुड फोर्स। स्टेट क्राफ्ट मैंने आपको बता दिया, किसी भी देश की कला है ना, क्राफ्ट। इकोनॉमिक स्टेट क्राफ्ट मतलब आर्थिक मैनेजमेंट करने की कला। आर्सनल आप जानते हैं वेपनरी या स्टोरेज, हिंदी में बोलते हैं तर्कश। आगे बढ़े, सभी लोग कोशिश करेंगे क्राइसिस नाम के वर्ड का प्लूरल सोचने की, CRISIS, क्राइसिस। अगर इस वर्ड का मुझे प्लूरल बनाना हो तो आप कैसे बनाओगे, सभी लोग कोशिश करेंगे, बहुत बार कर चुके हैं इस कॉन्सेप्ट को। आ जाओ आगे। कह रहे ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर अमेरिका फ्रोज जापान्स फॉरेन एसेट्स एंड बैंड ट्रेडर्स फ्रॉम बाइंग गोल्ड फ्रॉम जापान। अब इसके एग्जांपल्स दे रहा है स्टेट क्राफ्ट के। कह रहे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या हुआ, अमेरिका ने फ्रीज कर दिया, अमेरिका ने जमा दिया, या अमेरिका ने यूँ कह लीजिए कि डीएक्टिवेट कर दिया, और किसको, जापान के फॉरेन असेट्स को। तो जापान के पास जितना भी डॉलर पड़ा था, अमेरिका ने बोला जापान का डॉलर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, है ना। तो ऐसा अमेरिका ने कर दिया, और साथ ही साथ अमेरिका ने बैन कर दिया ट्रेडर्स को, व्यापारियों को बाय करने से गोल्ड को, कहाँ से, जापान से। तो ऐसे अमेरिका ने जापान पे हमला किया था। अमेरिका की वर्ब है फ्रोज, अमेरिका की दूसरी वर्ब है बैंड। जब भी किसी को बैन करते हो, बार करते हो, रेस्ट्रिक्ट करते हो, कंस्ट्रेन करते हो, रिस्ट्रेन करते हो, पाबंदी लगाते हो ना, तो जिस काम से लगाते हो उस काम के पहले फ्रॉम लिख के बताओगे। द टीचर बार्ड मी फ्रॉम एंटरिंग द क्लास, द गवर्नमेंट बार्ड देम फ्रॉम अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट। समझ गए ना, अमेरिका बैंड देम फ्रॉम बाइंग गोल्ड। बैन, बार, कंस्ट्रेन, रिस्ट्रेन, एब्सटेन, सबके बाद में फ्रॉम को लगाना है। बढ़े आगे। कह रहे मोर रिसेंटली इट टुक एम एट ईरान सेंट्रल बैंक एसेट्स इन 2011-12 एज इट ट्राई टू स्टॉप द इरानियन न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम। कह रहे अब रिसेंटली अगर बात करें, ये तो बात हो गई 80 साल पुरानी, कह रहे अगर रिसेंटली बात करें तो इसी अमेरिका ने टेक एम किया, इसने निशाना लगाया, और किस पे, ईरान के सेंट्रल बैंक के एसेट्स पे। और कब, 2011-12 में। जैसे ही इसने ट्राई किया स्टॉप करने को, रोकने को ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को। तो पहले वर्ल्ड वॉर 2 में 1942 में 45 में जापान पे, और 2011-12 में वैसे ही हमला किया ईरान पे। इट की वर्ब है टुक, इट आया यूएस के लिए। टुक एम एट मतलब किसी पे निशाना लगाना, टेक एम एट करना मतलब निशाना लगाना। इट की वर्ब है ट्राइड। आगे बढ़े। कह रहे आफ्टर द तालिबान सीज्ड कंट्रोल ऑफ अफगानिस्तान अमेरिका ऑल्सो फ्रोज $7 बिलियन इन एसेट्स हेल्ड बाय द अफगान सेंट्रल बैंक एट द फेडरल रिजर्व। अब तीसरी बार अमेरिका ने फिर ऐसी शैतानी की। कह रहे जब तालिबान ने कब्जा लिया कंट्रोल को अफगानिस्तान के, अमेरिका ने फिर से फ्रीज़ कर दिया। फ्रीज़ करने का मतलब है डीएक्टिवेट करना। अमेरिका ने फिर से डीएक्टिवेट कर दिया $7 बिलियन जो हैं, जो एसेट्स में रखे हैं, जो हेल्ड किए गए थे अफ़गान के सेंट्रल बैंक के द्वारा। और कहाँ पे, फेडरल रिजर्व के अंदर, अमेरिका के सेंट्रल बैंक के अंदर। तो तालिबान का कब्जा होने के बाद में अमेरिका ने बोला कि भाई अफ़गानिस्तान के सेंट्रल बैंक के $7 बिलियन हमारे पास पड़े हैं, अब ये तो हम तालिबान को नहीं देंगे, हम इसको फ्रीज़ कर रहे हैं। तालिबान की वर्ब है सीज्ड, अमेरिका की वर्ब है फ्रोज। कहानी समझ में आ रही है ना। एसेट्स जो हैं इसके लिए एडजेक्टिव आया है हेल्ड। वो वाले एसेट्स, वो वाले निवेश पूंजियाँ जिनको हेल्ड किया गया था अफगान के सेंट्रल बैंक के द्वारा। और द फेडरल रिजर्व नाम है अमेरिका के सेंट्रल बैंक का। जैसे इंडिया में आरबीआई है ना,
अमेरिका के सेंट्रल बैंक को बोलते हैं द फेडरल रिजर्व। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको बताएगा कि रशिया के सेंट्रल बैंक ने इस पूरे हमले का जवाब कैसे दिया। कह रहे द सीवीआर हैज़ ट्राइड टू रिड्यूस इट्स रिलायंस ऑन अमेरिकन फाइनेंशियल प्लम्बिंग। द शेयर ऑफ रिजर्व्स इट्स रिजर्व्स इन डॉलर्स फेल फ्रॉम नियरली हाफ इन 2017 टू लेस देन ए क्वार्टर इन 2022। कह रहे जो रशिया का सेंट्रल बैंक है इसने कोशिश किया है कि ये कम करे अपनी निर्भरता को, अपनी रिलायंस को अमेरिकन फाइनेंशियल प्लम्बिंग के ऊपर। अब ये फाइनेंशियल प्लम्बिंग क्या है इसको समझो ज़रा। देखिए प्लम्बिंग का मतलब होता है जो आपके घर में पाइप्स वगैरह है, पानी आपके किचन में, वॉशरूम्स में, कहीं भी जहाँ भी पानी आता है टैप्स के अंदर, फॉसेट्स में, वो प्लम्बिंग की वजह से आता है। फाइनेंशियल प्लम्बिंग की मतलब होता है वो वाला सिस्टम जिससे फाइनेंस फ्लो करे, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर करेंसीज एक्सचेंज हो, है ना, कन्वर्जन हो। अमेरिकन फाइनेंशियल प्लम्बिंग का मतलब है अमेरिकन फाइनेंशियल सिस्टम। आ गए बात समझ में? वो सिस्टम, वो प्लम्बिंग सिस्टम जिससे फाइनेंस जो है अमेरिका के हिसाब से इधर से उधर होता है। तो इस बार रशिया के सेंट्रल बैंक ने कोशिश किया है कि अपनी निर्भरता को जो है अमेरिका के फाइनेंशियल सिस्टम पे थोड़ी सी कम करेंगे। और कैसे हुई? जो शेयर था, जो हिस्सा था इसके रिजर्व्स का, इसके विदेशी मुद्रा भंडार का, जो डॉलर्स में था, वो गिर गया लगभग हाफ से 2017 में लगभग एक चौथाई तक 2022 के अंदर। तो 2017 में आधा विदेशी मुद्रा भंडार रशिया का डॉलर्स में था, 2022 में वो एक चौथाई ही रह गया। तो अपने पास कम डॉलर होल्ड करेंगे और कम ही जो है अमेरिका के ऊपर अपनी डिपेंडेंस को रखेंगे। आगे बात समझ में? सीबीआर की वर्ब हैज़ राइट कॉलम यहाँ पे क्या बता रहा है, ये काम कैसे हुआ था। आप कर चुके हो ना पंक्चुएशन वाली क्लास में, कॉलर, सेमी कॉलम, डैश, एम डैश सब क्या काम करते हैं। तो यहाँ कॉलम बता रहा है इस पूरे काम को कैसे किया गया। शेयर की वर्ब है फेल। अच्छा, रिलायंस, डिपेंडेंस, इन दोनों के बाद में ऑन लगाएं जिस पे भी आपकी निर्भरता हो। चलो आगे बढ़ते हैं। डॉलर किसी करेंसी का नाम नहीं है इसलिए इसके आगे द नहीं लगाए। करेंसी का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, ठीक है, यूएसडी। अगर पूरा नाम लिखोगे तब द लगाओगे, खाली डॉलर लिखने से द को नहीं लगाना। कह रहे बट इट इंक्रीज्ड इट्स होल्डिंग्स ऑफ यूरोस सजेस्टिंग इट मे नॉट हैव एक्सपेक्टेड सैंक्शंस फ्रॉम यूरोप। कह रहे लेकिन इससे इंक्रीज़ कर दिया इसकी होल्डिंग को जो थी यूरो में, ऐसा सजेस्ट करते हुए दैट कि ये जो है इसने एक्सपेक्ट नहीं किया था, या हो सकता है इसने एक्सपेक्ट ना किया हो, इट मे नॉट हैव एक्सपेक्टेड सैंक्शंस को, प्रतिबंधों से यूरोप से भी। तो डॉलर तो कम कर दिया लेकिन यूरो को इसने बढ़ा दिया। ऐसा सजेस्ट करती है चीज़ कि रशिया ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यूरोप से भी इसको सैंक्शंस जो है लगने वाले हैं। इट की वर्ब है इंक्रीज्ड, इट की वर्ब है मे नॉट हैव एक्सपेक्टेड, सजेस्टिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। टेक्निकली यूरो के आगे द आना चाहिए। कह रहा इट इज़ नाउ सब्जेक्ट टू सैंक्शंस फ्रॉम अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, द EU, जापान एंड स्विट्जरलैंड। कह रहे अब रशिया एक सब्जेक्ट टू है, अब रशिया अधीन है, अब रशिया अंडरगो हो रहा है सैंक्शंस के, प्रतिबंधों के, इन सारी की सारी कंट्रीज से। आगे बात समझ में? इट की वर्ब है इज, इट आया रशिया के लिए। सब्जेक्ट टू का मतलब होता है किसी के अधीन होना या किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करना। जैसे रशिया आज की डेट में एक्सपीरियंस कर रहा है सैंक्शंस को, प्रतिबंधों को, है ना। इस फ्रेज को मैं आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ। इन्वेस्टमेंट्स इन स्टॉक मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू रिस्क। स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो रिस्क के अधीन होती हैं, रिस्क को एक्सपीरियंस करती हैं। शी वॉज सब्जेक्ट टू फिजिकल ड्यूरेस ड्यूरिंग हर कस्टडी। वो सब्जेक्ट टू हुई थी, उसने एक्सपीरियंस किया था फिजिकल ड्यूरेस को, शारीरिक प्रताड़ना को अपनी कस्टडी के दौरान। फिजिकल ड्यूरेस का मतलब होता है मारपीट, तो अपनी कस्टडी के दौरान उसको मारपीट से गुजरना पड़ा। समझ गए ना। अब सब्जेक्ट टू की जगह कभी कभी आप सब्जेक्टेड टू देखेंगे, इसका मतलब है आप इसको पैसिव में वर्ब की तरह यूज़ कर रहे हो। अगर मैं ऐसा लिख दूँ शी वॉज सब्जेक्टेड टू फिजिकल ड्यूरेस, इसका मतलब है कस्टडी के दौरान उसको शारीरिक प्रताड़ना से गुजारा गया, ठीक है, गुजारा गया। सब्जेक्ट टू का मतलब है उसने प्रताड़ना को सहा, उसने एक्सपीरियंस किया। सब्जेक्टेड टू का मतलब है मारपीट उसके साथ में हुई, की गई, है ना, हुई नहीं की गई। तो अगर आप पैसिव में यूज़ करना चाहते हो तब तो लिखो सब्जेक्टेड टू, और अगर आप एक्टिव में यूज़ करना चाहते हो, एक्सपीरियंस को बताना चाहते हो, तब लिखो सब्जेक्ट टू। सिंपल सा डिफरेंस है दोनों के बीच में, मैंने आपको बता दिया है। आगे बढ़े। कह रहा है जियोपॉलिटिक्स हैव always influenced foreign exchange reserves along with trade, convenience and safety। कह रहे जो जियो पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स मैंने आपको बता दिया, पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स इसने हमेशा से इन्फ्लुएंस किया है, हमेशा से ही ये प्रभावित करते आई है विदेशी मुद्रा भंडारों को, और किसके साथ में? ट्रेड के साथ में, आपकी सहूलियत के साथ में, और आपकी हिफाजत के साथ में। जियो पॉलिटिक्स की वर्ब है हैज़ ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड। कह रहे द ऑब्लिटरेशन ऑफ रशियाज फाइनेंशियल वॉर चेस्ट विल हैव बीन नोटेड स्पेशली in countries like China, which has around $3.5 trillion in reserves
एंड इंडिया एंड सऊदी अरेबिया विद 590 बिलियन एंड 472 बिलियन रिस्पेक्टिवली। कह रहे जो ऑब्लिट्रेशन है, ऑब्लिट्रेशन का मतलब होता है सफाया, सफा चट कर देना किसी चीज़ को, एलिमिनेट कर देना। अमेरिका ने बोला होंगे तुम्हारे पास इतने डॉलर्स, होंगे तुम्हारे पास इतने डॉलर्स, हम तो सारे डॉलर्स तुम्हारे लेने से मना करते हैं। कह रहे इस तरीके से जो सफा चट करने का काम है ना रसिया के फाइनेंशियल वॉर चेस्ट को, रसिया के फॉरेन रिजर्व्स को, कह रहे ये ज़रूर ही नोट किया गया होगा या किया जाएगा, ये ज़रूर ही फ्यूचर में ध्यान में लिया जाएगा, खास करके ऐसी कंट्रीज़ में जैसे कि चाइना जिसके पास है लगभग 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स अपने रिजर्व्स में, और इंडिया और सऊदी अरेबिया जिनके पास है इतने डॉलर्स और इतने डॉलर्स अपने अपने विदेशी मुद्रा भंडारों के अंदर। तो अगर आज रशिया है तो कल चाइना और परसों इंडिया और सऊदी अरेबिया भी हो सकता है। हमने भी इस चीज़ को ज़रूर ही नोट किया होगा। ऑब्लिट्रेशन की वर्ब है विल हैव बीन नोटेड, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर में नोट किया जाएगा। विच की वर्ब है हैज़, विच आया चाइना के लिए, रिस्पेक्टिवली बता रहा है इन दोनों के लिए। भाई जो पहले वाला है 590 वो है इंडिया के पास, और जो बाद वाला है 472 वो है सऊदी अरेबिया के पास, है ना। रिस्पेक्टिवली नाम की इस एडवर्ब का काम यही होता है। कह रहे द रिजल्ट में बी अ कंटिन्यूड रिडक्शन इन द डॉलर्स डोमिनेंस। कह रहे जो रिजल्ट है वो हो सकता है लगातार होने वाली जो रिडक्शन है डॉलर की डोमिनेंस में, डॉलर की, समझ गए ना, डोमिनेंस आप समझते ही हो ना किसी चीज़ कितनी प्रभावशाली है। तो कह रहे इसका रिजल्ट यही होगा आने वाले टाइम में डॉलर उतना डोमिनेटिंग नहीं रहेगा, हर कंट्री को डर लगेगा कि कहीं हमारा डॉलर अमेरिका ख़राब ना कर दे। रिजल्ट की वर्ब है मे बी। कह रहे अकॉर्डिंग टू द IMF it accounted for 60% of global reserves holding in 2021, down from 70% in 2000s। कह रहे अकॉर्डिंग टू IMF के हिसाब से ये जो डॉलर था ये अकाउंट फॉर करता था, ये हिस्सेदार था, है ना, ये बराबर था या रिस्पॉन्सिबल था दुनिया के 60% विदेशी मुद्रा भंडार के लिए 2021 में, जो डाउन था, जो कम था 70% से सन 2000 के अंदर। तो पिछले 20 सालों में दुनिया ने अपना 10% विदेशी मुद्रा भंडार जो है डॉलर का वो कम कर दिया है। डॉलर की डोमिनेंस जो है कम होती जा रही है। समझ में आ गया। इट की वर्ब अकाउंटेड फॉर, इट आया डॉलर के लिए। अकाउंट फॉर करने का मतलब होता है किसी चीज़ का जिम्मेदार होना या किसी चीज़ के बराबर होना, ठीक है। जैसे ऑल ऑफ अस हैव टू अकाउंट फॉर आवर एक्शंस वन डे, हम सभी को एक दिन जिम्मेदार होना पड़ेगा हमारे एक्शंस के लिए, वन डे, किसी ना किसी दिन, है ना। तो हमें उनका हिसाब देना पड़ेगा, अकाउंटिंग देनी पड़ेगी, अकाउंट फॉर होना पड़ेगा। और वैसे ही क्रूड ऑयल अकाउंट्स फॉर 20% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स। जो क्रूड ऑयल है वो इंडिया के इंपोर्ट्स का, एक्सपोर्ट्स का नहीं, इंपोर्ट्स का, इंपोर्ट्स के 20% का हिसाब देता है या 20% के बराबर है, ठीक है ना। तो अकाउंट फॉर का मतलब ही होता है बराबर होना या हिसाब देना। चलो आ जाओ, अब इसका सोल्यूशन बताएगा। कह रहा वेयर टू गो इंस्टेड, कह रहा कहाँ जाएँ फिर, इंस्टेड मतलब बजाय इसके, वेयर टू गो मतलब कहाँ जाएँ। ये एक फ्रेज है, इसमें अलग से सब्जेक्ट वर्ब आपको नहीं मिलेगा। वेयर टू गो का मतलब होता है कहाँ जाए। अब बताएगा कहाँ जाएँ। कह रहे गोल्ड कुड रीगेन लस्टर, कह रहे जो सोना है ना वो फिर से अपनी चकाचौंध को रीगेन कर सकता है, फिर से पा सकता है। लस्टर का मतलब होता है शाइन, ग्लिटर, ग्लो या चकाचौंध। तो धीमे धीमे गोल्ड जो है अपनी चकाचौंध को खो रहा था, लेकिन आने वाले टाइम में आप देखोगे दुनिया भर के विदेशी मुद्रा भंडारों में आपको गोल्ड फिर से बड़ी मात्रा में दिखेगा। गोल्ड की वर्ब है कुड रीगेन, लस्टर मैंने आपको बता दिया चकाचौंध। इसकी दो स्पेलिंग्स हैं, ये स्पेलिंग चलती है इंडिया में और ब्रिटेन में, और ये स्पेलिंग चलती है अमेरिका में। दोनों ही ठीक हैं, दोनों अपनी अपनी जगह पे यूज़ होती हैं, ठीक है। कह रहे बट ऑल दो इट इज़ ए गुड स्टोर ऑफ वैल्यू इट मस्ट बी सोल्ड टू बी यूजफुल एंड फाइनेंशियल सैंक्शंस विल डिटर पोटेंशियल बायर्स। कह रहे लेकिन गोल्ड की भी एक दिक्कत है, हालांकि ये एक अच्छा गुड स्टोर ऑफ वैल्यू है, वैल्यू का एक अच्छा स्टोरेज है गोल्ड, लेकिन फिर भी इसको सोल्ड किया जाना चाहिए, इसको बेचा जाना चाहिए ताकि ये यूज़फुल हो सके, ये आपके काम आए। और फाइनेंशियल सैंक्शंस जो हैं, आर्थिक प्रतिबंध जो हैं, वो डिटर करते हैं, रोकते हैं संभावित बायरों को, संभावित खरीदारों को। तो गोल्ड है तो बड़ा कीमती, रख तो आप लोगे, लेकिन अगर आपके ऊपर सैंक्शन लग गए ना तो आप इसको बेचोगे किसको, बेचना तो आपके लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। इट की वर्ब है इज, इट की वर्ब है मस्ट बी सोल्ड पैसिव वॉइस में। सैंक्शंस की वर्ब है विल डिटर, डिटर का मतलब होता है रोकना, किसी के रास्ते में रोड़े डालना। पोटेंशियल का मतलब है संभावित या लाइकली, समझिए ना। ऑल दो के साथ में या तो येट आता है और या फिर ऑल दो के साथ में कुछ भी नहीं आता। तो ऑल दो वाले इस फ्रेज के बाद में, क्लोज के बाद में यहाँ पे येट भी आ सकता था, बट इसके अलावा कुछ और मत लगाया ना। जैसे येट नहीं आया ना तो ठीक है, बट को, हाउएवर को, ऐसे किसी एडवर्ब को यूज़ करना जो है ऑल दो के साथ में सही नहीं होता।
कह रहे इट इज़ ऑल्सो हैसल टू मूव, कह रहे साथ ही साथ ये बड़ी हैसल भी होती है, बड़ा ही ट्रबलसम भी होता है इस गोल्ड को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना। इट की वर्ब है इस। अब कैसे भाई, कह रहे द CBR's होल्डिंग्स अमाउंट टू मोर देन 1,80,000 बार्स, मच ऑफ इट केप्ट इन रशिया एस्टिमेट्स दैट। कह रहे रशिया का जो सेंट्रल बैंक्स है, जो उसकी होल्डिंग्स है, जो मुद्रा का भंडार है, वो बराबर है, अमाउंट टू करता है 1,80,000 सोने की बार से भी ज़्यादा। गोल्ड बार का मतलब होता है सोने की सिल्लियाँ, तो 1,80,000 से भी ज़्यादा सोने की सिल्लियाँ रशिया के पास पड़ी हैं, ज़्यादातर जो रखी गई हैं रशिया के अंदर। एस्टिमेट्स हमें ऐसा बताते हैं। होल्डिंग्स की वर्ब है अमाउंट्स टू, एस्टिमेट्स की वर्ब है टेल, केप्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है, मच ऑफ इट केप्ट, ज़्यादातर ये रखा गया रशिया के अंदर। कह रहा सेफली ट्रांसपोर्टिंग एनी ऑफ दीज टू चाइना और इंडिया से वुड बी अ कॉस्टली अफेयर। कह रहा है हिफाजत तौर पे सब सेफली या सुरक्षा के साथ में ट्रांसपोर्ट करना, इन सबको भेजना चाइना या इंडिया की तरफ, अगर कहने की बात हो से चाइना या इंडिया की तरफ, तो ये होगा अपने आप में एक बहुत ही कॉस्टली अफेयर, अपने आप में एक बहुत ही महंगा मामला। तो सोना तो इसने रखा हुआ है रशिया ने, लेकिन इसको भेजे कैसे, और सेफली भेजना अपने आप में बड़ा ही महंगा काम हो सकता है। चलिए, थोड़ा लंबा आर्टिकल है। अब लास्ट सेंटेंस में, लास्ट पैराग्राफ में आपको देगा कंक्लूजन। कह रहा है व्हाट सीम्स मोस्ट लाइकली इज दैट ईच रिजर्व मैनेजर लिव्स इन देयर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, बाइंग करेंसीज ओनली ऑफ फ्रेंडली कंट्रीज। कह रहा है जो चीज़ सबसे ज़्यादा लाइकली दिखाई देती है, वर्ड सीम्स मोस्ट लाइकली, जो सबसे संभावित चीज़ दिखाई देती है वो ये है कि हर एक रिजर्व मैनेजर जो है वो रहता है अपने खुद के एक इन्फ्लुएंस में, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में। इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव, स्फीयर मतलब दायरा, तो अपने एक खुद के प्रभाव के दायरे में रहता है। और कैसे, बाय करते हुए ऐसी करेंसीज को जो हैं फ्रेंडली कंट्रीज़ की, जो हैं मित्र मुल्कों की। तो रशिया है तो युआन को खरीदेगा, इंडिया है तो डॉलर को खरीद लेगा, है ना। तो हर कंट्री का मैनेजर जो है, रिजर्व मैनेजर, अपने अपने हिसाब से फ्रेंडली कंट्री की करेंसी को खरीदता रहता है। व्हाट की वर्ब है सीम्स, इस पूरे क्लोज की वर्ब है इस। व्हाट सीम्स मोस्ट लाइकली, इस पूरे क्लोज को वर्ब दी है हमने सिंगुलर इस। स्टोर रिजर्व मैनेजर की वर्ब है लिव्स। बाइंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन, जब वो ऐसा रहता है तब वो बाय भी करता है। स्फीयर का मतलब होता है दायरा, परफ्यू या डोमेन। अच्छा, रिजर्व मैनेजर के लिए आपको हिज या हर को यूज़ करना चाहिए। देखो मैनेजर तो सिंगुलर है, देयर तो नहीं आना चाहिए, लेकिन इंग्लिश में जब आपके पास कभी कभी जेंडर क्लियर ना हो, हिज लिखूँ या हर लिखूँ, है ना, दोनों में से कोई भी आ सकता हो, तो आप देयर को यूज़ कर लेते हैं इनफॉर्मल इंग्लिश के अंदर। तो ये एक इनफॉर्मल तरीके से बनाया हुआ सेंटेंस है। अगर आपका एसएससी का एग्ज़ाम होता बैंकिंग का, तो मैनेजर के लिए आपको हिज और हर यहाँ पे यूज़ करना होता। समझ गए ना। कह रहा है चाइनाज युआन स्टैंड्स टू गेन, चाइना का जो युआन है वो स्टैंड करता है कुछ गेन करने के लिए। स्टैंड टू गेन का मतलब है किसी चीज़ को पाने के लिए हकदार होना, तो इस पूरे मामले का फ़ायदा मिलेगा चाइना के युआन को। कह रहे बट द गेन्स मे बी मॉडेस्ट एज ओनली a quarter of the diversification away from dollar over the past 20 years has been to the yuan। कह रहे लेकिन जो भी गेन्स हैं वो बहुत ही मे बी होंगे मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का मतलब होता है ना ज़्यादा तेज ना ज़्यादा कम, है ना, बहुत ही धीमे से। कह रहे लेकिन जो भी युआन को फ़ायदा मिलने वाला है, रेनबीबी को, ये बहुत ही मॉडेस्ट होने वाला है। कह रहे क्योंकि सिर्फ एक क्वार्टर, सिर्फ एक चौथाई जो डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, और कहाँ से, डॉलर से दूर, और कब, पिछले 20 सालों में। कह रहा है उसका खाली एक चौथाई ही युआन की तरफ आया है। तो 20 सालों में 70 से 60% दुनिया भर के विदेशी मुद्रा भंडारों में जो कमी हुई है, डॉलर से डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, उस 10% का सिर्फ 25% ही युआन की तरफ गया है। क्वार्टर की वर्ब है हैज़ बिन। ठीक है ना, सेंटेंस समझ में आ रहा है ना। गेंस की वर्ब है मे बी। युआन एक करेंसी है, करेंसी के आगे द लगाएं, द युआन, द यूएसटी, द रुपया, द येन, है ना, कोई भी करेंसी हो। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे फोकस को डालना, है ना, विविधता, समझ गए ना, डाइवर्सिफाई करना। कह चाइनास क्लोज्ड फाइनेंशियल सिस्टम मेक्स बाइंग मैनी युआन डोमिनेटेड बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज फार फ्रॉम ईजी। कह रहे इसका रीज़न ये है कि चाइना को जो क्लोज्ड फाइनेंशियल सिस्टम है, बंद फाइनेंशियल सिस्टम जो है, वो बना देता है बाय करना बहुत सारे युआन से डोमिनेट होने वाले बॉन्ड्स को या सिक्योरिटीज़ को फार फ्रॉम ईजी, ईजी से बहुत दूर। तो चाइना का फाइनेंशियल सिस्टम बड़ा क्लोज्ड है, पूरी दुनिया में ट्रेडिंग नहीं होती है चाइना के फाइनेंशियल सिस्टम की, इसलिए युआन की फॉर्म में कुछ भी खरीदना हो तो बड़ा ही मुश्किल सा काम है आपके लिए इस तरह से इन्वेस्ट करना। फाइनेंशियल सिस्टम की वर्ब है मेक्स। कह रहा है एंड इफ अमेरिका कैन फ्रीज अ सेंट्रल बैंक्स फॉरेन एसेट्स इट इज़ नॉट हार्ड टू इमेजिन चाइना वन डे डूइंग द सेम। कह रहे और अगर अमेरिका फ्रीज कर सकता है किसी भी सेंट्रल बैंक के फॉरेन एसेट्स को,
किसी भी सेंट्रल बैंक के फॉरेन एसेट्स को। तो ये कोई भी बड़ी मुश्किल बात नहीं है इस चीज़ को इमेजिन करना कि चाइना भी एक दिन कर रहा हो इसी चीज़ को, डूइंग द सेम। तो एक ये भी रीज़न है कि लोग जो है युआन में ज़्यादा अपना फॉरेन रिजर्व्स नहीं डाल रहे हैं, है ना, वो गोल्ड को ही बाय कर रहे हैं कि भाई अमेरिका से दुखी होकर के अगर युआन खरीदेंगे फिर युआन से दुखी हो जाएंगे, तो पहले ही गोल्ड को खरीद लो ना, तो युआन के चक्कर में पड़ो ही मत। अमेरिका कर सकता है शैतानी, तो चाइना भी आने वाले दिनों में ऐसा ही काम भी कर सकता है। अमेरिका की वर्ब है कैन फ्रीज, इट की वर्ब है इस। बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा मुझे। ऐसी चीज़ें पढ़ने से आपकी नॉलेज का दायरा बहुत बड़ा होता है। ज़्यादा मुश्किल था नहीं, लेकिन वर्ड्स आपको नए नए देखने को मिले होंगे। अब आ जाओ अपने आज के क्विज़ पे। बहुत ही सिंपल सा क्विज़ बनाया है मैंने। ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ, ज़्यादा लिख भी नहीं पा रहा हूँ। लास्ट के 2 क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे 2 एरर्स। हिंट्स मैं आपको यहीं पे दे देता हूँ। फर्स्ट एरर आपको मिलेगी सर यहाँ पे लेट नाम की वर्ब के साथ में, और दूसरी एरर्स आपको मिलेगी यहाँ पे क्विट नाम की वर्ब के साथ में। ठीक है, दोनों एरर्स को कमेंट सेक्शन में हिंट्स के साथ में वहाँ भी डाल रहा हूँ। मेरी एरर से अपनी एरर को मैच कर लेना। पहले आप ढूंढो, आपको मिलेगी तो अच्छी बात है, नहीं तो मेरी वाली से आंसर से मैच कर लेना। फिर आपसे पूछा है अ डिफ़िकल्ट पोजीशन, अच्छे से ग्राफ के साथ में आपको समझा दिया स्ट्रेट नाम का वर्ड कैसे बना है। यहीं से आपका आंसर निकल आएगा इस वन वर्ड का, डिफ़िकल्ट पोजीशन का। इस फिलर में आपको डालना है बार नाम के वर्ड के साथ में कौन सी प्रीपोजिशन आप यूज़ करोगे। बार, रेस्ट्रिक्ट, बैन, एब्सटेन, रिस्ट्रेन, सबके साथ में कौन सी वर्ब आती है ऑलरेडी आप जानते हो। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। आपसे पूछा है इन चारों में से कौन सा रीज़न डायरेक्टली आप जोड़ सकते हो उन ट्रबल्स के साथ में जो रशिया का सेंट्रल बैंक आज फेस कर रहा है। तो चारों में से कौन सी घटना की वजह से रशिया आज मुश्किल में पड़ा हुआ है। युआन की ग्लोबल डोमिनेंस की वजह से, अमेरिका के यूएसडी की डोमिनेंस के ख़त्म होने की वजह से, रशिया के क्रीमिया को एनेक्स कर लेने की वजह से। एनेक्सेशन का मतलब है हमला करके कब्जा लेना। तो रशिया के 2014 की उस हरकत की वजह से, या फिर जो रशिया का जो बैंक है उसके लैक ऑफ एक्सेस की वजह से, इसके विदेशी मुद्रा भंडार के। तो अच्छे से डिटेल में आप कवर कर चुके हो। रशिया की प्रॉब्लम्स आप ऑलरेडी जानते हो, इसके पास विदेशी मुद्रा भंडार है या नहीं है, कितना है, कैसे है। तो वहीं से आपको इन चारों में से करेक्ट आंसर को निकालना है। क्वेश्चन देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है मेरा, अगर आप कोशिश करोगे तो हो जाएगा, है ना। चलो यहीं पे रैपअप करेंगे सेशन को आज के। कोशिश करूँगा कल थोड़ी और अच्छी आवाज़ में सेशंस को प्रेजेंट करूँ। एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें क्लास को। कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड टू कोर्सेज, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी, राइटिंग स्किल्स, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करें, आपको रिप्लाई मिलेगा। अंटिल देन, साइनिंग आउट।